नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। इस समय आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। फेसबुक पेज पर अभी आप हमें लाइव देख रहे हैं। इस लाइव कार्यक्रम का अभी मकसद ये है कि अब से थोड़ी देर पहले ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लिए आम बजट संसद में पेश किया है। बजट पर पूरे देश में बहस छिड़ी है। कोई इसे कहता है, सत्ता पक्ष के लोग तो जरूर ही कहते हैं कि ये आम जनता का बजट है, लेकिन इसका भारी विरोध भी हो रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में सत्ताधारी दल बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने कहा है कि यह आम आदमी का बजट है और इसमें नौजवानों, किसानों और सबका ख्याल रखा गया है। लेकिन जदयू ने कहा कि इस बजट ने बिहार को निराश किया है। उधर राजद की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। राजद ने ये कहा है कि डबल इंजन सरकार ने बिहार को धोखा। इस बजट से जितनी उम्मीदें थी बिहार को केवल निराशा हाथ लगी है और कुछ भी नहीं मिला है। इन सब के बीच मिलीजुली बातें सब जगह आ रही हैं। हर लोग ये जानना चाहता है कि इस बजट से आम आदमी को क्या फायदा हुआ, कौन सी चीजें सस्ती होंगी, कौन सी चीजें महंगी होंगी। आम आदमी तो यही जानना चाहता है कि अब क्या सस्ता हो गया और क्या महंगा हो गया। इन सब पर बातचीत करने के लिए अभी हम लोग आपके सामने हाजिर हैं विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। आप भी जुड़ जाइए हमारी इस बहस में। आप भी जुड़ सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए और हमें जानकारी दीजिए कि आप बजट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल ही सरल तरीके से हम लोग इस बजट पर, क्योंकि अर्थशास्त्र के जानकार इस पर गंभीर चिंतन कर, अलग बात है, लेकिन आम जनता इस बजट को कैसे समझे, आम लोग इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं और उनको क्या जानना जरूरी है, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए इस समय विमर्श न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ है चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर है ही, आर्थिक विषयों के भी वो अच्छे जानकार हैं और इसलिए आर्थिक विश्लेषण भी वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो आज हम लोग, मैं और चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी, हम दोनों मिलकर बजट को बिल्कुल सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे कि इस बजट में क्या नया है, क्या पहले नहीं था जो इस बार जुड़ गया, और इस बजट से आम आदमी को कितना फायदा होने वाला है। एक खास बात तो यह है कि इस बजट को लोगों ने कहा कि सीतारमण ने केवल भाषण दिया और निर्मला सीतारमण ने केवल भाषण दिया, इसमें कुछ है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सबकी नजर रहती है कि इनकम टैक्स का स्लैब जो है उसमें क्या बदलाव हुआ। 16 से 17% लोगों ने, हम लोगों ने बजट से पहले बहुत सारे लोगों से बातचीत की और उस बातचीत के आधार पर हम कह सकते हैं कि 17% लोगों ने उनकी ये उम्मीद थी कि इस बार इस स्लैब में थोड़ी फेरबदल होगी और थोड़ी राहत मिलेगी मध्यम वर्ग परिवार को और नौकरी पेशा लोगों को। किसानों को भी इससे बजट से उम्मीद थी। 15% किसानों का ये कहना था कि इस बार इस बजट में किसानों के लिए बातचीत होगी। नौजवानों, बेरोजगारों के लिए भी उनकी भी उम्मीद बंधी थी कि इस बार का बजट। एक और खास बात है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को मद्देनजर ये कहा जा रहा था कि ये चुनावी बजट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई जगह पर हमें निराशा हाथ लगी है, कई जगह पर कुछ अच्छी बातें हुई हैं। इन सब पर हम बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ है चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी जी। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस बजट को किस तरह से देखें। देखिए रवि रंजन जी, अगर इसमें बजट में अभी के चुनाव का कोई असर नहीं है जी, तो इसकी तो हम आलोचना नहीं करेंगे। दोनों तरफ से तो बात कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि बजट एक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आया है। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पर बहुत बात नहीं हुई। उसकी कोई वजह होगी। एक वजह तो मुझे लगता है कि टेबल पर ई पेपर के तौर पर उसको रख दिया और कोई इवेंट नहीं बना। निर्मला सीतारमण ने कल उसको पढ़ा नहीं और जल्दी हुआ। पार्लियामेंट का सेशन एक दिन तो शोक संदेश दे करके और एक दिन दूसरे दिन लोग आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। फिर पहले रेल बजट आता था, उसके बाद आता था। तो इस तरह से
चर्चा बनी रहती थी। तो बस इकोनॉमिक टाइम्स और कुछ अंग्रेजी के अखबारों को छोड़ करके इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। लेकिन बजट एक कंफर्टेबल परिस्थिति में निर्मला सीतारमण बना रही थी और कोविड का असर तो था, और कोविड का असर अगर कोविड-19 कहते हैं तो 2021 में था, और फिर कोविड का असर 21-22 में भी था। ठीक है, उसके बावजूद लोगों ने कोविड के साथ, महामारी के साथ जीना सीख लिया और आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आई। कोविड के समय में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में छटनी नहीं हुई थी, बल्कि बाहर से जो लेबर शहरों से लौट के आए, माइग्रेंट लेबर जो होते थे, उन लोगों को भी स्पेस मिला। तो इसी पृष्ठभूमि में इस बजट को हम देखते हैं। तो अब इसमें एक बात और है कि पहले 5 ईयर प्लान पर लोग बात करते थे, अब नहीं बात करते। नीति आयोग कोई प्लान स्ट्रक्चर प्रस्तुत नहीं करती है जिसी के अंदर बात करना है। नीति आयोग अपना काम करती रहती है। तो उसमें बजट जो है वह वर्गों के हिसाब से इस तरह से एक जादुई चीज हुआ ही करता था। उसमें बजट की मुख्य बातों से ध्यान हटने के लिए टेलीविजन के स्क्रीन पर, टेलीविजन जब नहीं था तो अखबारों में भी इधर लगा दिया कि माचिस को कीमत नहीं बढ़ेगी, इधर लगा दिया कि जो इडियट बॉक्स है टेलीविजन अब सस्ता मिलेगा, इधर लगा दिया कि विदेशी कारों के ऊपर निर्भरता नहीं होगी, अब यहाँ के कार ज्यादा बनेंगे या विदेश से आकर के कंपनियां यहीं पर कार बनाएंगी। तो इस सब के लिए माहौल होता था। इसी तरह से टूथपेस्ट से लेकर सब चीजों की कीमत के बारे में बात होती थी। तो ये एक तिलस्मी तरीका था। अभी भी ऐसा होता है, उस जंजाल में हम नहीं फंस रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं, एक बात और है कि अभी सुबह में लगातार, क्योंकि देखिए एक बात और मैं कह दूं यही थोड़ा समय लेकर कि पहले अखबार वाले मुझे हर साल बजट साथ देखने के लिए बुलाते थे, और मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूँ, अभी तक स्टूडेंट हूँ, वर्षों पहले निकला। और शुरू से जो मेरे प्राध्यापक थे NK चौधरी, उनको भी देखता था कि वो बैठ करके बजट लिख रहे हैं, अखबार वालों के साथ बजट देखते थे। तो मैं किसी एक अखबार में जाता था। NK चौधरी जाहिर है कि उनको प्रथम पेज या प्रमुख जगह पर स्थान मिलता था, लेकिन मुझे बुलाया जाता था। अब अखबार वाले भी अब इस तरह से नहीं कर रहे। उसका सीधा है कि मैं आपके चैनल पर बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ हूँ, अगर नहीं होता तो बजट के बारे में अपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख करके मैं काम चलाता। अब मैंने ये पहले दौर की बात यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आपने खुद विमर्श न्यूज ने एक वीडियो क्लिप जारी किया है कुछ। तो वो तो मैं देखता हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसके आधार पर ये है कि वह रिपोर्ट भी कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। वह रिपोर्ट भी बहुत बोरिंग किसका लगेगा। इसकी वजह यह है कि आर्थिक चीजें इस तरह से नहीं है, और हैं तो इस पर कुछ दिन पहले चर्चा हो गई है। जैसे चर्चा हुई है कि स्टार्टअप कंपनियां बहुत बनी। आया है आर्थिक सर्वेक्षण में, मैं याद दिला दूं कि 66,000 स्टार्टअप कंपनियां बनी और 14,000 स्टार्टअप कंपनियां पिछले इस आर्थिक वर्ष में बनी। अभी जो समाप्त हो रहा है, नया आर्थिक वर्ष शुरू होगा, तो इसके साथ साथ उनमें से यूनिकॉर्न कंपनियां कितनी बनी। यूनिकॉर्न कंपनियां उनको कहते हैं जिनका मैंने न्यूनतम 75,000 करोड़ रुपया, यानी कि $1 अरब होता है। ठीक है, 75 नहीं, 7,500 करोड़ रुपया ही $1 अरब होता है। तो इतनी पूंजी वाली कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां बन गई। तो ये सब मैंने इसमें कि दूसरी बात है कि जीएसटी पर खबर आ रही है कि जीएसटी पर एक बहुत कम समय तक कोहरा छाया हुआ था, और उसकी वजह शायद ये होगी कि जब बहुत कुछ नहीं हो रहा था तब भी गाड़ियां चल रही थी और पेट्रोल पर खर्च हो रहा था, और पेट्रोल से ये जीएसटी लेते हैं।
ये पेट्रोल से अलग से टैक्स लेते हैं, गलत हो गया, तो वो टैक्स इनको आता था। जीएसटी टैक्स पर से जो एक मंदी का वातावरण था समाप्त हुआ और अच्छा कलेक्शन हुआ, तो इसमें से इनके हाथ खुले हुए थे। तब एक ही बात कह के पहले दौर की चर्चा को समाप्त करूंगा कि तब इनसे अपेक्षा की जानी चाहिए थी कि ये बात खुल करके लोग कहते कि ये खेती ओरिएंटेड बजट है, इसने देश को बचा लिया, इसने भारतवर्ष में अभी 60% से ज्यादा लोग गांव पर और उनका मुख्य इनकम खेती पर है, गांव में रहने वाले लोग भी बाहर के इनकम पर निर्भर करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव बात इस बजट में आ सकती थी, क्योंकि इनके हाथ बहुत बंधे हुए नहीं थे, तो वो इसको ओरिएंट कर सकते थे। लेकिन इस अर्थ में बात होती है कि निर्मला सीतारमन जो है वो केवल भाषण देकर के चली आई, इधर से उधर उधर से उधर कुछ करके चली आई, इन्होंने कोई रोशनी कोई दृष्टि नहीं दी, ये आलोचना हो सकती है। चलिए हम आपको चलते चलते ये जरूर बता दें, क्योंकि आपकी जिज्ञासा जरूर होगी कि कौन सी चीजें महंगी हो रही हैं, कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं। देखिए इस बजट में साफ तौर पर ये कहा गया कि निर्यात शुल्क जो है, निर्यात के लिए जो ड्यूटी चार्जेस जो लगाए जाते हैं उसको कम किया गया है और आयात पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। तो ये जाहिर है कि विदेशों से जो चीजें हम मंगाते रहे हैं ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। और अब चूंकि देश में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्यात शुल्क को कम किया गया है, तो एक और खास बात हुई है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्माण की बात ज्यादा इस बजट में की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान थोड़े सस्ते होंगे, ये उम्मीद की जा रही है कि मोबाइल फोन, मोबाइल का चार्जर, ट्रांसफार्मर और भी ये सब चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। दूसरी बात है कि छाता पर 20% ये लगाया गया है, शुल्क ड्यूटी लगाई गई, तो ये छाता अब महंगा हो जाएगा। तो छतरी महंगी होगी लेकिन मोबाइल फोन सस्ता होगा, ज्वेलरी सस्ते होंगे, हीरा जो है वो सस्ता होगा, क्योंकि ज्वेलरी के मेकिंग में जो चार्जेस लगते थे वो सब थोड़े कम किए गए हैं, तो ये सब चीजें सस्ती होंगी। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि आपको इस बजट में ये पता नहीं चलेगा, जैसा कि प्रियदर्शी जी बोल रहे थे कि पहले तो अखबारों में ये था कि माचिस से लेकर टूथपेस्ट तक सबको ग्राफिक्स में दिखाते थे और कहते थे कि ये चीजें सस्ती हो जाएगी। लेकिन इस बार के बजट में ये बातें, चूंकि वो डिजिटल भी पड़ी गई है बजट, तो ये सब बातें स्पष्ट नहीं होंगी। केवल हम आपको ये कह सकते हैं कि बाहर से आने वाली चीजें जो आयातित हो रही हैं चीजें वो सब महंगी हो जाएंगी, और जो हम निर्यात कर सकेंगे, जो अपने देश में बना सकेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सामान, कपड़े इस बार चमड़े का सामान, ये दोनों सस्ते हो जाएंगे। इसमें ड्यूटी कम की गई है, उस पर घटाया गया है, शुल्क घटाया गया है, तो ये सब चीजें होंगी। लेकिन दो और महत्वपूर्ण बात हम आपको ये बताते चलेंगे कि इस बार डिजिटल करेंसी, रिजर्व बैंक ने यह कह दिया है कि डिजिटल करेंसी को मौका मिलेगा और उसको मान्यता मिलेगी। दूसरी बात है कि क्रिप्टो करेंसी को भी एक तरह से सरकारी मान्यता मिल गई, जिस पर सरकार ने 30% टैक्स लगाने का किया है कि 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर क्रिप्टो करेंसी की अगर आप उसके जरिए आप कोई काम करना चाहते हैं। इनकम टैक्स के स्लैब में सबको निराशा लगी इस बार भी, माने ये 7वीं बार है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो जैसा पहले था वैसे ही था। रसोई गैस में जो कमर्शियल रसोई गैस है, एलपीजी गैस सिलेंडर जो है 19 किलो वाला, उसमें 91 रुपए 50 पैसे की कमी कर दी गई, लेकिन घरेलू रसोई गैस जो था वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको एकदम से स्पष्ट इसमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन कौन चीजें सस्ती हो रही है, लेकिन कुछ चीजें जो खुलकर सामने आ गई मैंने आपको बताया। इस बजट में मैं अपने दर्शकों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से जुड़िए। बजट पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या खास बातें हैं, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इससे कुछ रोचक चीजें भी हम बीच बीच में आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि निर्मला सीतारमण ने आजाद भारत का 92वां ये बजट पढ़ा है, और आजादी के 75 सालों में अब तक 73 वार्षिक, 14 अंतरिम और 4 विशेष बजट पेश किए गए हैं। ये एक खास बात है जो आपको जानना जरूरी था। बीच बीच में ऐसी कुछ रोचक जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप तो एक तो है कि इस बजट से उम्मीद थी कि मैंने किसान के आंदोलन से ये सरकार किसी तरह से मुश्किल से वो निकली थी, और ये उम्मीद की जा सकती थी कि
किसानों के लिए कुछ बहुत बड़ी बात होगी, कोई घोषणा होगा। आपको इस बजट में कुछ दिख रहा है किसानों को? देखिए, किसानों के लिए कोई अपील करने वाली बड़ी बात इस बजट में नहीं है और ये अपेक्षा थी, ठीक है। लेकिन पूरा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो कृषि कानूनों से आहत था, उसको लेकर के भयभीत था, उससे उबरा है। इस सब के बावजूद, इन तीनों कानूनों को हटा देने के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल सरकार के मैसिव सपोर्ट से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कुछ होना जाना नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मार्केट में, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस में उतरना ही होगा, तभी किसान आज जो पिटिबल सिचुएशन में आ गए हैं, आज के वर्ल्ड व्यवस्था में जी सकेंगे। इसकी वजह है कि पहले किसानों की जरूरत की चीजें थी, स्कूल सिस्टम था, उसके बाद से कम्युनिकेशन सिस्टम था, उस पर वो उनको बहुत पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था। आज इसके बगैर कोई जी नहीं सकता है। गांव में उतनी बिजली भी जब कम से कम चाहिए जिससे उनका मोबाइल चार्ज हो जाए, अब बिजली आने लगी है, ये अपेक्षा होती थी, कई तरह के जुगत लगाए जाते थे। अब हम कर रहे हैं तो किसानों के लिए जो है वह मार्केट में, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस में आने की आवश्यकता पड़ेगी ही। अब किसान उतना ज्ञानी नहीं है, मोबाइल से वह अपने यहाँ खगड़िया के गांव में मक्का बेचते समय जो सेठ आकर के उनके दरवाजे पर मक्का लेता है, तो 5 रुपए क्विंटल कम अगर वो दे रहा है तब तो वो बेच देते हैं, अन्यथा वो सीधे चले जाते हैं रेलवे यार्ड के पास, जो गद्दी लगाए हुए सेठ हैं उनके यहाँ बेचते हैं। तो जानकार लोग हैं। तो इस चीज को, इस प्रैक्टिस से तो हमने देखा है कि ये सब 3 कृषि कानून नहीं आए थे, लेकिन बिहार के बहुत ही बैकवर्ड इलाके, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया का कुछ इलाका, कटिहार का इलाका, भागलपुर का इलाका, बांका का इलाका, जहाँ मक्का और केला उत्पादन करते हैं और जिसकी मांग भी है, तो वो लोग जो हैं पहले से, मतलब 2005 से 2012 के बीच में उनके जीवन में बहुत अंतर आ गया था, मैंने खुद देखा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये है कि बहुत ज्यादा कुछ बजट से, सरकारी घोषणाओं से नहीं होगा, लेकिन एक चीज होना चाहिए था। जैसे दक्षिण की कावेरी और कृष्णा से जुड़ी हुई और अन्य कई नदियों का, जो मुझे नाम पांचों नहीं याद आ रहा है, 5 परियोजना में नदी जल जोड़ने की बात कही गई है। तो यहाँ नदी जल जोड़ने के लिए उत्तर भारत में या एक बजट के दौरान मैं सुन रहा कि बेतवा नदी पर कोई प्रोजेक्ट नहीं। बेतवा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। बेतवा नदी कुछ बजट में उसमें शामिल, बेतवा नदी इधर की है। बेतवा नदी और बाकी दक्षिण की नदियों का 5वें नाम था। तो बेतवा नदी का बहुत इंपॉर्टेंस ये है कि बेतवा उत्तर से नहीं, दक्षिण की तरफ से आती है, मध्य प्रदेश से। तो यूपी में जितनी नदियां हैं वह फलती फूलती हैं उत्तर हिमालय से आने वाले नदियों से। उसमें सालों भर पानी आता है, क्योंकि हिमालय वर्षा पर नहीं, ग्लेशियर पिघलते हैं, सालों भर हिमालय की नदियों में पानी रहता है। लेकिन बेतवा नदी, उसका कैचमेंट एरिया पहाड़ों में बहुत बड़ा है, पूरा पानी लेकर के जमुना में मिलता है, इलाहाबाद के पहले कहीं पर। और तभी जमुना, जो दिल्ली की पतली गंदी जमुना नदी है, उसमें इतना पानी आ जाता है कि गंदगी का अनुपात कम हो जाता है। वो गंदगी तो आती है, लेकिन बेतवा नदी से तब वो नदी जैसा होता है, फिर वो आकर के गंगा में, इलाहाबाद में मिलता है, और गंगा नदी फिर बिहार में चली जाती है। बेतवा नदी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मौका मिलते ही मैंने आपसे कहा। तो इस तरह की परियोजनाओं की आवश्यकता थी। यही काम जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। और यह जब रुक गया, तब कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बजट और सरकार की योजना से गायब है। तब जाकर के मोरारजी देसाई का एक शासनकाल आया, तब जाके शास्त्री जी का एक शासनकाल आया, और एक और शासनकाल है, वह है जिसमें कृषि मंत्री थे जगजीवन बाबू। 3 ही दौर मुझे याद है 1977 के पहले 1977 तक, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट था। अभी मनमोहन सिंह के बाद तो खास तौर पर ऐसा लगा कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर है ही नहीं। इस बजट में तो कुछ बात भी हुई है। चलिए, क्या क्या बात हुई है, कुछ महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं की ओर हम आपको चर्चा कर देंगे। एक तो किसान, ड्रोन, नेचुरल फार्मिंग, लैंड डिजिटाइजेशन को अब प्रमोशन मिलेगा, इसकी बातचीत है। एमएसपी का 2.37 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इस बजट में इस बात की घोषणा हो गई है। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग होगी। जब ये नाबार्ड के साथ जो किसानों को जो कर देने की बात है, कर्ज देने की बात, वो अब नाबार्ड के जरिए होगा। और गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में, गंगा के इस पार भी और उस पार भी 5 किलोमीटर की दूरी में, यहाँ से वहां तक।
ऑर्गेनिक खेती को प्रमोशन देने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है, उस पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। ये 4 बिंदु हैं। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ा के 9,000 करेंगे, ये नहीं हुआ। लेकिन दूसरी घोषणाएं हुई, हम आपको जैसा बता रहे हैं। एमएसपी का 2.37 लाख करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में जाएगा। ये बात थी कि खास तौर पर किसानों के लिए जो इस बजट में जो सीधे सीधे दिख रहा है कि मैंने ये हम कह सकते हैं कि ये है, और जो टेक्निकल बातें हो तो अर्थशास्त्री जानते हैं। हम बात करेंगे चूंकि एक बहुत बड़ी समस्या बिहार से ये खड़ी हुई और पूरे देश की ये समस्या है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, कि बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी है। और इस देश में कोरोना काल में बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ी है। कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरी गई है। खेती में जो लोग थे, खेती पर भी अतिरिक्त भार हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या में पलायन करके लोग बाहर से बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आ गए, तो खेती पर भी दबाव बढ़ गया। ये बेरोजगारी पर इस बजट में क्या कुछ है, हम अशोक जी से बातचीत करेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं बेरोजगारी के बारे में, क्या कुछ है इस बजट में। आप हमको बेरोजगारी पर लाए हैं, लेकिन हम उससे पहले पिछली चर्चा में जो बात आप कर रहे थे कीमतों के बारे में, जी, थोड़ा पीछे जाकर समय लेना चाहते हैं जी। आपने कहा कि आयात पर ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो आप ही का सर्वेक्षण मैंने आज दोपहर में जो आपने प्रस्तुत किया आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में उसको सुना, तो उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि किन किन क्षेत्रों में समला और विकास हुआ पिछले बजट से, कि मैंने पिछले 2020-21 के आर्थिक वर्ष के बाद 2021-22 के आर्थिक दौर में जब सर्वेक्षण में आया, तो उसमें सबसे ज्यादा किसी सेक्टर में विकास हुआ है तो आयात और निर्यात दोनों में हुआ 111% पीछे से, ठीक है। और इसलिए इधर कहा भी जा रहा था कि आयात में एक माहौल है, बूम है, उस पर ध्यान नहीं दिलाया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में बात आई थी, और इसलिए अभी आयात पर कोई टैक्स लगा भी दिया जाता है तो उससे आयात बहुत बाधित होने वाला नहीं है। ये एक वातावरण है जिसलिए कि कंपनियां आ रही हैं, स्टार्टअप कंपनियां आ रही हैं, और सभी कंपनी जो देशी प्रोडक्शन बनाएंगी उनको भी मशीन में, टेक्नोलॉजी में विदेशों से चीजों की जरूरत है। या जो कार हम लोग स्वदेशी खरीदते हैं उसके भी बहुत सारे पुर्जे विदेशों से आते हैं, उस पर टैक्स दिया जाता है। तो इसके बावजूद मतलब ये होगा। इसी तरह से आयात जो है, आयात भी 111% बढ़ा है। इसी के साथ साथ हम जल्दी जल्दी आपको बोलते हैं कि 110% जो है वह कंस्ट्रक्शन उद्योग में बढ़त आई है। कंस्ट्रक्शन उद्योग एकदम नहीं, कंस्ट्रक्शन का स्तर नहीं बढ़ा है, और ये मैन्युफैक्चरिंग दोनों का बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, स्टैग्नेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और गैस के उपभोग में 110% बढ़त आई थी। इसके साथ साथ मैंने उसमें से उतारा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वह मैंने ऐसे ही अच्छा चल रहा था, वहां से छटनी नहीं हुई थी। 108% की वृद्धि पिछले वर्ष हुई थी, ठीक है। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये आधार है। अब आते हैं बेरोजगारी वाले मसले पर। बेरोजगारी वाला मसला महत्वपूर्ण है। यह जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को भुला दिया गया है, इसलिए इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को भुला दिया गया है। इसलिए हम लोग मतलब डेवलपमेंट चाहते हैं, और डेवलपमेंट में ही ये चैलेंज लेना चाहते हैं कि डेवलपमेंट के वातावरण में ही वो इक्विटी के साथ हो, माने समानता के साथ हो, गरीब वर्गों का ज्यादा डेवलपमेंट हो। जैसा कि पहले जो प्लानिंग दौर आया था, पहला 5 ईयर प्लान जब शुरू हुए थे, तो उसके पहले दौर में गैर बराबरी घटी थी, और गैर बराबरी मतलब 50% से घट करके 35% आई थी। अंग्रेजों के जमाने में 50% था, लेकिन वो बहुत ही मैंने एक आर्थिक नहीं गतिविधि वाला दौर था, बहुत कम गतिविधियां चल रही थी। अभी तो मल्टीप्लाई कर रही है गतिविधियां, तो उसमें हम खुश होते हैं कि 65,000 स्टार्टअप, 80 यूनिकॉर्न। इसका मतलब कि खाली अदानी अंबानी वाली बात नहीं है, नारा लगाने के लिए है, लेकिन ओवरऑल चारों तरफ से ग्रोथ हो रहा है, ये हम देखते थे। लेकिन इसमें से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? दावे किए जाते हैं कि 60 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा स्टार्टअप कंपनियों से। निर्मला सीतारमण आज ही बोल रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की बात है कि वह बहुत ही वाइटल हो गया है। 1.5 करोड़ लड़के रेलवे में फ्रस्ट्रेट किए, उसमें से 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड, जिसमें 3rd ग्रेड तो 22
22,000 ही है। 4th ग्रेड में केवल उसमें से 1.5 करोड़ में से केवल 1% लोगों को रोजगार लगना था, उसमें भी जो घालमेल हुआ तो लोग हर्ट हुए और सड़कों पर आ गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ही यह सूचक है कि 1.5 करोड़ लोग चले जाते हैं, मैंने 4th ग्रेड के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसमें से केवल 1.5 लाख को नौकरी नहीं है। और मामला सेटल भी हुआ तो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हुआ। बाकी के 1.5 लाख को निकाल करके बाकी 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अच्छा, रेलवे ने मात्र 35,000 की वैकेंसी निकाली थी जिसमें 1.5 करोड़ लोगों ने ये भरा। वो 35,000 लोगों को बहाल करने वाले थे, बाकी 1.5 लाख करेंगे। हाँ, 4th ग्रेड मिला कर ठीक सही बात। तो चलिए ये हाँ अनएम्प्लॉयमेंट मसला है। अब इसमें हम ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जब तक कोई स्टेट में नहीं जाए अनएम्प्लॉयमेंट के प्रश्न को एड्रेस नहीं कर सकता है। स्टेट में जो लोग हैं, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो ठेकेदार वर्ग हैं, वह भारत की अर्थव्यवस्था में जहां से रोजगार जनरेट करने का अवसर है वहां पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। कोई मैंने ये पॉलिटिकल बयान नहीं है, आर्थिक विश्लेषण भी करेगा तो यही करेगा। इसलिए एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के तौर पर मुझे दिखता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत हिम्मत की जो प्रियंका ने 20 लाख एम्प्लॉयमेंट देने का, जिसमें 8 लाख रिजर्वेशन के नियमों के तहत महिलाओं को मिलेगा, और बहुत हिम्मत की है तो आईटी सेक्टर में नया 22 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात आपको अखिलेश यादव ने किया। जबकि उत्तर प्रदेश में जो रिसोर्सेज हैं उसमें से 2 करोड़ रोजगार जनरेट हो सकता है, और बिहार में 5 ईयर प्लान के तहत, और बिहार में 1 करोड़ रोजगार जनरेट हो सकता है। इस कसौटी पर ये जो एक इकोनॉमिक एस्पिरेशन है जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है मेरा, मैं इसके पीछे कैसे हो सकता है और कहां से हो सकता है यह बता सकता हूं, लेकिन आइडियल सिचुएशन में जो कि है नहीं, क्योंकि इकोनॉमी पर तो कब्जा है और इसमें गठजोड़ भी है सब लोगों का। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट के प्रश्न को ये लोग एड्रेस नहीं करते हैं, नहीं करते रहेंगे तब तक जब तक कि एम्प्लॉयमेंट के प्रश्न पर ही भारतवर्ष में कोई। चलिए, ये भारतवर्ष में पिछले बार इसी सरकार ने, जब इनकी सरकार बनी थी तो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस बार वो घट के 60 लाख पर आ गई है। इस बार की बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 60 लाख रोजगार सृजित करेंगे और रोजगार देंगे। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 22-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिसमें चिप लगी होगी, और डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे। ये सब बातें तो हुई, लेकिन एक रोचक जानकारी हम आपको देकर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रोचक जानकारी ये है कि अमूमन वित्त मंत्री ही देश का बजट पेश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का बजट पेश किया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया, उसके बाद इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया, ये जो प्रधानमंत्री था, और फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने भी देश का बजट पेश किया। तो आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और उन्होंने ये कहा कि 60 लाख नए रोजगार सृजित करने के लिए सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनकी भी बहुत रहती है, और हर बार मीडिया के फोकस में महिलाएं होती हैं कि चूंकि वो घर की होम मिनिस्टर होती हैं और घर का वित्त मंत्रालय भी वही संभालती हैं, तो उनको बजट घर का तो महिलाएं ही बनाती हैं। तो देश के बजट से महिलाओं को खास उम्मीद रहती है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा चल रहा है, जो सरकार पर भारी पड़ रहा है। तो क्या इस बजट में महिलाओं को ध्यान में रखा गया? उस समय जब देश की वित्त मंत्री महिला हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या कुछ सोचा है? आपने कुछ पढ़ा और देखा है क्या? मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। महिलाएं इनकम टैक्स छूट, होम लोन और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर रियायतों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी कमाई या खर्च में राहत पर इसका कोई असर वो नहीं हुआ। 2 लाख आंगनबाड़ी अपग्रेड होकर सक्षम आंगनबाड़ी बनेगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए ये अच्छी खबर है कि 2 लाख आंगनबाड़ी को अब अपग्रेड किया जाएगा। डायमंड और जेम्स पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है, तो महिलाओं के लिए ऑर्नामेंट्स खरीदना थोड़ा उनके लिए आसान हो जाएगा। और हीरो के गहने सस्ते होंगे। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 प्रति किलो होगी। और तो इस तरह से माने हम ये कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आम आदमी इसको ठीक से समझ सकता है। तो इस बजट में महिलाओं के लिए भी
कुछ है नहीं, जैसा आप ठीक ही कर रहे हैं रंजन जी। ये जब आप कह रहे हैं तो उससे याद आता है कि तमिलनाडु के बाद जी बिहार ही पहला प्रदेश हुआ क्योंकि तमिलनाडु और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ के रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन में, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें, और खेती के क्षेत्र में बहुत अंतर है। शिक्षा के क्षेत्र में, प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में तमिलनाडु और बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं लग रहा था। लड़कियां पढ़ रही हैं और बहुत पढ़ रही हैं, बल्कि मैंने शुरू किया था कि चंडीगढ़ में बॉयज हॉस्टल को बंद करके गर्ल्स हॉस्टल बना दिया गया क्योंकि वो लड़के कॉलेज में लड़कियां नहीं आ रही थी। इसके बाद आंकड़े आने लगे राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, विभिन्न राज्यों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से भी, कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां रिजल्ट कर रही हैं। अब ये बजट में कुछ कर सकते थे महिलाओं के लिए। अगर मूलभूत बात, तो मैं इसी मंच से बात उठा दूं कि 35% रिजर्वेशन जब बिहार की लड़कियों को दिया गया और तमिलनाडु में पहले से है और उससे क्योस नहीं हुआ बल्कि अच्छा ही हुआ, तो भारत के बजट में और भारत के शासन के इसमें ये बात आ सकती थी। और ये तब होगा मूलभूत बात कि जितने भी नौकरी के क्षेत्र हैं उसमें 35% महिलाओं की आरक्षण होगा या 35%। चलिए, इस बार महिलाओं को निराशा हाथ लगी। निर्मला सीतारमण के बजट में महिलाओं के लिए कोई खास बात नहीं है। ये देश पिछले 2 साल से हेल्थ की समस्याओं से गुजर रहा है और एक बड़ी महामारी से आगे ये पूरी सदी, हम कह सकते हैं सदी पर ये असर पड़ा। दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आपको तो याद ही होगा कि पिछले बार दूसरे फेज में जब दूसरा लहर चल रहा था तो ऑक्सीजन के अभाव में हमारे देश में ही 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हेल्थ सेक्टर में सरकार ने क्या कुछ किया है, हम अभी चर्चा उस ओर ले जा रहे हैं। हम आपको ये बताते चले कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का ऐलान तो हुआ है। ये हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ और अन्य डेवलपमेंट पर भी सरकार फोकस करेगी और नॉर्थ ईस्ट के 112 जिलों में 95% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको मजबूत किया जाएगा। ये सब बातें हुई हैं। बात ये भी हुई है कि हेल्थ सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इस बार उसे 50% बढ़ाए जाने की उम्मीद है। माने अब वो 3.5 लाख के करीब हेल्थ सेक्टर पर खर्च होगा। तो हेल्थ सेक्टर पर खर्च होना बेहद जरूरी था, लेकिन उभर कर जो चीजें सामने आ जाए कि हाँ इस सरकार ने बहुत एक बड़ा ऐलान कर दिया, ऐसा भी कुछ दिख नहीं रहा। मैं शेम हेल्थ सेक्टर में भारत की सरकार को शेम का नारा देंगे, इसलिए कि जब कोविड पीरियड में, इस समय ध्यान नहीं दिया गया, एक चर्चा में मैं सुन रहा था, कोविड पीरियड में इनका हेल्थ बजट जो है उसको कर्टेल किया, ठीक है, और वो विक्टिम हुए हैं। तो अब वो नॉर्थ ईस्ट में बनाए, इसका तो हम स्वागत करेंगे, इसलिए कि सब जगह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। लेकिन छोड़िए महाराज, गुजरात के नर्मदा जिले में ऑक्सीजन की कोई जगह नहीं है। पूरे जिले से लोग आते हैं बड़ौदा ऑक्सीजन के लिए, ये था। तो ये बहुत ही शेमफुल सिचुएशन है। हेल्थ, अगर आप हेल्थ सेक्टर को ही लेंगे, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, 2 सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सारी जिम्मेवारी ले तो प्राइवेट सेक्टर को रोक दे। उसे बेटर करना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर रहे, लेकिन जिम्मेवारी सारे लोगों की सरकार की है। तो उस अच्छा ये भी है कि हेल्थ सेक्टर जो है वह केंद्र सरकार का विषय नहीं है, राज्यों का विषय है। लेकिन केंद्र को जो करना है, राज्यों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना है। ये दिख रहा था कि हवाई जहाज से ऑक्सीजन सिलेंडर लाए जा रहे हैं, वो देखने से हम ये नहीं भूल सकते हैं कि कोविड के साल में हेल्थ सेक्टर का बजट भारतवर्ष ने घटाया था और ये ऑथेंटिक बात है। हाँ, और इसलिए शेम बहुत खास बात जब तक नहीं कहेंगे तो भारत की सरकार ने, माने इस बार बजट में तो हम लोग उम्मीद कर सकते थे कि हेल्थ के सेक्टर में कुछ बड़ा ऐलान होगा, कुछ बड़ी बात होगी, लेकिन इस बजट में हेल्थ पर भी कुछ भी नहीं। देखिए पिछले कुछ सालों से रेलवे के बजट को भी इसी बजट में मर्ज किया गया। पहले तो रेलवे का बजट अलग से पढ़ा जाता था, लेकिन अब इसी के साथ माने रेलवे पर, तो रेलवे पर तो एक तो ऐसे ही फोकस कम हो गया। और इस बार के बजट में कुछ छोटी छोटी बातों को देख लें तो रेलवे पर फोकस हुआ ही नहीं, माने उस तरफ रोशनी डाली ही नहीं गई। हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। आपको 400 नई जेनरेशन की वंदे मातरम ट्रेनें अगले 3 साल में चलेगी। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी डेवलप होंगे
और मेट्रो सिस्टम डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते खोजेंगे। रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए प्रोडक्ट डेवलप करेगा। ये रेलवे की कुछ बातें हैं। रेलवे यात्रियों के लिए हम आपको ये बताते चलें कि कोविड के समय से ही जब ट्रेनें चलनी शुरू हो गई तो यात्री किराया जो था, माने पैसेंजर ट्रेन का किराया, हम आपको बता रहे हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी का किराया जो 15 रुपया लगता था, वो अब से उसी समय से जब से ट्रेनें शुरू हुई 30 से 45 रुपए लग रहा है। उसी ट्रेन का नाम केवल स्पेशल ट्रेन या उसको कुछ दूसरा नाम दे दिया जाता है, और पैसेंजर ट्रेनों का किराया भी 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। बीच में ये कहा गया कि उसको कम किया गया, लेकिन इस आज जब बजट हुआ तो इसमें भी इस बात की चर्चा नहीं हुई कि जो 15 रुपए किराया लगता था, जो बढ़ा के 45 रुपया कर दिया गया, उसको कम किया गया कि नहीं किया गया, कि क्या वही 15 रुपया रहेगा या उसमें कोई बढ़ोतरी होगी, ये सब इन सब बातों पे कोई चर्चा नहीं हुई। लोग हैरान परेशान है, वो जानना चाहते हैं कि रेलवे में सरकार ने क्या, आपने पढ़ा रेलवे में हम उल्टा बोलेंगे जी, शेम नहीं बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। रेलवे सेक्टर में जो काम किया इन्होंने कोविड पीरियड में, जिनके स्टाफ की छटनी नहीं हुई, उनको वेतन मिलता रहा, उनको मैंने रिटायर्ड होने के बाद सारे बेनिफिट्स मिलते रहे, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा हुई कि ये जो माल ढुलाई के रास्ते संकीर्ण थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में पटरियों को दुरुस्त करने के क्षेत्र में जो की जरूरत था, इन्होंने काफी काम किया है, और इसलिए रेलवे मंत्री जो है भारत के, वो सराहना के पात्र है। इसके पहले वो बिजली में भी थे, बिजली सेक्टर में सरकार बहुत कुछ करना चाहती थी, और उनके पीरियड में बिहार सरकार का भी उसमें संकल्प है कि प्रायः इलाके में, मैंने बहुत आइसोलेटेड विलेज होंगे उनको छोड़ करके बिजली चली गई, द्वार द्वार तक बिजली चला गया। रेलवे सेक्टर में जो कीमत बढ़ी थी वह घटने लगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म का टिकट भी घटने लगा, कुछ स्टेशन पर महंगा रखा गया था वो भी कम हो गया, पुराने स्तर पर चलाया 10 रुपया पर, और इसके बाद से ये जो विशेष किराया लेते थे वो बंद हो गया। एक चीज उससे मैं प्रभावित हूँ, कुछ साल में शायद आप भी प्रभावित हो जाए, कि ये जो सीनियर सिटीजन्स को जो वो मैंने 30% से लेकर के उम्र बढ़ने क्रम में 40% महिलाओं को 2 साल पहले से सीनियर सिटीजन का दर्जा दे करके कम किराया लेते थे, ये वापस नहीं आया है, उनको पूरा किराया देना पड़ रहा है। लेकिन उनकी वह सुविधा वापस आ गई है कि रिजर्वेशन में उनको प्रायोरिटी मिलती है, और ये शायद इसलिए भी किया गया था कि कोरोना पीरियड में सीनियर सिटीजन को घुमाने में सरकार क्यों इच्छुक है, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन के रूप में जो राशि दी थी ले लिया। लेकिन अब ये इस तरह के कुछ सर्विसेज हैं, तो चलिए रेलवे सेक्टर में, अच्छा जो ट्रेनें चल रही हैं, तो ये लगेगा कि बहुत कॉस्मेटिक बात बता रहे हैं कि तेजस चला, अरे भाई ये तो रेल मंत्रियों ने किया है। अब आ गए कोई मंत्री मध्य प्रदेश से, तो उन्होंने आपको ये राजधानी के बाद शुरू कर दिया, मैंने दिन में जाकर के लौट जाए इसके लिए शताब्दी ट्रेन शुरू कर दिया, ये तेजस कर रहे हैं। तो ये तो ये दौर है, समझ गए ना। अभी एक बात और है कि अभी भी रेलवे का किराया दूसरे सभी माध्यम से बहुत कम है, इसलिए मैं इस पर अभी बहुत नींद में निकालने की स्थिति। चलिए ये बातचीत से ये बात निकल के सामने आई, लेकिन बिहार के लिए जो ट्रेनों की घोषणा होती थी, उसमें इस बार कुछ नहीं दिख रहा है। अब हो सकता है कि तेजस का कुछ लाभ मिले। हम लोग ये उम्मीद करते थे कि विक्रम पाली जाने वाली जो रेलवे ट्रैक है, जिस पर ये बात हुई थी कि उस पर पैसा मिलेगा, लेकिन कोई घोषणा स्पष्ट तौर पे नहीं की है। अब ये और विस्तार से जब बजट आया, पिछड़े इलाकों और बिहार के रेल बजट, इस बजट में क्या प्रावधान है, इस पर भी बात करेंगे। बातें हैं जी जी। तो हम ये और कहते हैं कि इस महीने में यात्री किराए में बढ़ोतरी का कोई ऐसी घोषणा कुछ हुई नहीं है, और इसके अलावा बुलेट ट्रेनों और वर्ल्ड क्लास स्टेशनों का भी जिक्र इसमें इस बजट में उसको किया नहीं गया है। तो वो जो बात कही जा रही थी कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाएंगे, सबसे नया और सबसे जरूरी जो था वो गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा। वो एक बहुत महत्वपूर्ण था कि सीतारमण ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में वित्त मंत्री ने प्रमोशन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। ये बातें हैं, हम बढ़ रहे हैं उस ओर जिसकी चर्चा आज के बजट में खूब हो रही है कि जीएसटी के कारण चीजों की कीमतें बढ़ने और घटने पर इस बार ज्यादा होने का, अधिकांश चीजों पर जीएसटी का सवाल है।
इसमें जीएसटी की दरें, एमएसएमई के लिए पैकेज और जीएसटी की तारीफ बजट में ये कही गई। कोरोना के समय सबसे ज्यादा प्रभावित कारोबारी हुए। सरकार ने पिछले साल एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। इस बार भी पैकेज का ऐलान किया गया। इसके साथ ही जीएसटी का फील गुड फैक्टर का जिक्र हुआ इस बार के बजट में। एमएसएमई के लिए 5 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को मिलेगा प्रमोशन। जनवरी में रिकॉर्ड 1.4 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। ये एक बड़ी बात है, जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ, यानी 1,40,000 करोड़। फटाफट मैं इन सब बातों पर बोल दूं। जी ठीक है। सबसे पहले छूट गया क्रिप्टो करेंसी में टैक्स लगाया, उसको बैन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। एनडीटीवी सरकार के विरोध में रहता है और सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के लिए विज्ञापन के लिए फेवरेबल चैनल है। इस सब में मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना बात समझ में आता है कि वो जुआ है और वो कैसे लीगलाइज हो रहा है। ठीक है, वो एक जुआ है क्रिप्टो करेंसी, और उसको मैंने उसके बारे में बैन लगाया नहीं, उन पर कुछ टैक्स लगा दिया। दूसरी बात, अच्छा, डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर करने पर 1% टीडीएस लगेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल नया डिजिटल करेंसी दे रही है। डिजिटल करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ये डिजिटली कैश ट्रांसफर होता है और उस पर 1% टैक्स लगेगा, तो क्या असर पड़ेगा वो मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए कि मैंने भी मात्र 10 रुपया दे करके 6,000 रुपया ट्रांसफर एक विशेष स्थिति में करवाया था नोएडा के पास एक छोटे से बाजार से। ठीक है, पैसा उसको दिया, 10 रुपया उसको दिया। अब कितना फर्क पड़ जाएगा कैलकुलेट करने की बात है। लेकिन ये इससे क्या हुआ है कि जो पहले बाहर माइग्रेंट मजदूर काम करते थे और आते थे, उनको मोटरी में खंगाल करके उनका पैसा लूट लिया जाता था टीटी के द्वारा और लुटेरों के द्वारा। तो अब वो पैसा कमाते हैं और तुरंत घर भेज देते हैं। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी का एक लाभ तो हमको दिख रहा है। अब इसमें हम लोग नहीं जाए। एक चीज आप बता रहे थे, इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन के ही ये शैडो में ये बजट बना है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग सुन रहे थे 6% से ऊपर, और उससे ज्यादा खतरनाक बात है क्योंकि क्या है कि खुदरा गुड्स में कभी कभी कीमतें बहुत बढ़ जाती थी, लेकिन होलसेल गुड्स की कीमतें उतनी नहीं बढ़ती थी। एक बार बहुत तेजी से बढ़ जाए ऐसा नहीं, लेकिन होलसेल गुड्स की कीमत 10% से ज्यादा बनी हुई है। ठीक है, तो इस स्थिति में कोई इकोनॉमी प्लान नहीं किया जा सकता है, कोई स्टार्टअप कंपनियां प्लान नहीं कर सकती हैं, बहुत चैलेंजिंग है। एक महंगाई केस में हो रहा है। इसके बाद एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल, छोटे और मीडियम और एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, या इंस्टीट्यूशंस। तो ये छोटे, माइक्रो और मध्य श्रेणी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो संकट में हैं, और ये इनके नोटबंदी के परिणाम स्वरूप हुआ था, सीधा दिखता है। ये इनके जीएसटी का जो अरेंजमेंट बनाया उसके बाद से हुआ, और इसके बाद 3 तरह के आर्थिक मेजर लेने के दौर में ये प्रभावित हुए थे। तो इनको ये कंपनसेशन दे रहे हैं और एमएसएमईज भरी हुई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री घाटा में चल रहा है, वो सूरत में है और अन्य स्थानों पर है। और बात मानी जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ग्रोथ होना चाहिए, कपास उत्पादन होता है, लेकिन इसमें एमएसएमईज को कुछ राहत दिया गया कर्ज से मुक्त होने के लिए, उससे ज्यादा फंडामेंटल डिमांड हो रहा था कि किया जाना चाहिए था। और एक बात और है कि ड्रोन, ये जो मैंने ये आपको स्टार्टअप कंपनियों को ड्रोन, स्टार्टअप कंपनियों के बारे में ध्यान दीजिएगा कि जितनी कंपनियां, मैंने 14,000 कंपनियां आई, तो शायद 150 कंपनियां स्टार्टअप कंपनियों में हैं जो मैंने ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आई हुई है। ठीक है, और उनको ये रक्षा के क्षेत्र में भी मौका देने वाले हैं। 60% रक्षा प्रोडक्शन जो है वह भारतवर्ष के स्टार्टअप कंपनियों को देने वाली है, सब घोषणा कर रहे हैं। तो ये मिला जुला करके स्थिति है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये केवल मतलब कुछ पढ़ करके दिन भर समय काट करके चली गई, ऐसा नहीं बात है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के संदर्भ में बजट में इन बातों को अवश्य जानना चाहिए। आलोचना, ये आलोचक हम हैं, आलोचक इसलिए है कि देश की अर्थव्यवस्था की जो दिशा है उसी दिशा में ये बजट है।
उसी के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी है और उसी के परिणाम स्वरूप एग्रीकल्चर सेक्टर इसके ध्यान में नहीं आता है। चलिए, बजट पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अपने दर्शकों से ये बताते चलें कि विमर्श न्यूज पर अभी जो आप हमें फेसबुक लाइव देख रहे हैं, ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है जिसमें चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी जी बजट पर कुछ जो मोटी मोटी जो बातें हैं जो हम लोग समझते हैं और आम जनता को इसको समझना चाहिए, वो भी वो लोग जानना चाहते हैं, उसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको कुछ रोचक जानकारी, ये देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2020 में 2 घंटा 40 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा था। इस बार का भाषण चूंकि वो टाइप पर पढ़ रही थी, वो डिजिटल था, तो इस बार का उनका थोड़ा 90 मिनट का था, लेकिन 2020 में इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का भाषण पढ़ा था। एक और आपको जानकारी हम आपको देते चले कि पहले ये अंग्रेजों के समय से भी भारत का ये पहला वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम ने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। लेकिन हम जो आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं वो ये है कि 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम को 5 बजे पढ़ा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो ये परंपरा टूटी और उन्होंने 11 बजे बजट को पढ़ने की परंपरा शुरू की और आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिन के 11 बजे भाषण पढ़ना शुरू किया और वो रवि जी 28 फरवरी को पढ़ा जाता था जी या 27, 26, 27 से शुरू होता था। हाँ। और अब 1 फरवरी को पढ़ा जाता है। बिल्कुल, तो ये कुछ रोचक जानकारियां थी, हम आपको ये बताते चल रहे हैं बीच में कि बजट से जुड़ी कुछ जानकारी। हम लोग जो बातचीत कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी पर 2 बड़े ऐलान हुए हैं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मीडियम क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। भारत में 10 रास्ते तलाशेंगे जिससे हम लोकल डिमांड को भी पूरा करें और ग्लोबल लेवल पर भी पार्टिसिपेट कर सके। चलिए, इस सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावनाएं पैदा होंगी जैसा सरकार का मानना है। सरकार ने हालांकि इस पर 30% माने क्रिप्टो करेंसी से जो आपको आमदनी होगी इस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। ये थी कुछ पिछड़े क्षेत्रों की बात। जी वो आपको करनी है। हाँ वही मैं कह रहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो टेक्निकल बातें थी, क्रिप्टो करेंसी हो गई, जीएसटी हो गया और इन सब चीजों पर अभी हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन जो खास बात है कि आम आदमी इस बजट को समझे तो कैसे समझे और आम आदमी को इससे क्या लाभ हुआ, कौन सी चीजें सस्ती हुई, कौन सी चीजें महंगी हुई, इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ कमी बेसी हुई कि नहीं हुई, इन सब चीजों पर लोग जानना चाहते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और भी इस देश में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए क्या कुछ इस बजट में था। आपने क्या देखा, जो क्या समझा? नहीं, देखिए, बजट को जैसे ईस्ट की बात करते हैं और नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो बजट को ईस्ट की दिशा में या भारत की अर्थव्यवस्था को ईस्ट की दिशा में घूमना होगा। असम अच्छा कर रहा है। बिहार में मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, आए थे, तो कहे थे कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया सकता है। एम्स इंस्टीट्यूट में कोई भी उनको चैलेंज कर सकता था क्योंकि कोई 200 लोगों के बीच में बोल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ही अभाग्य दिया और उसकी सजा भी दे रहे थे कि बिहार के पास सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। विद करप्शन नीतीश कुमार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है और रोड और बिजली, ये 2 चीज आया है बिहार में, ठीक है। तो बिहार का एस्पिरेशन जगह है। बिहार के गांव की अर्थव्यवस्था जो है रुइंड है, एकदम मरणासन्न है, उसको इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। असम खुद अभी गवर्नेंस के मामले में अच्छा कर रहा है, असम की तरफ ध्यान गया है, ट्रेडिशनल मानक पर ही, परंपरागत मानक असम की तरफ उसको झुकना होगा और झुकना होगा पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल वास्ट आबादी वाला एक इलाका है, वहाँ के लोग उसी तरह से माइग्रेट करते हैं देश में, भारतवर्ष में। बेरोजगारी का माहौल है, बहुत कम मजदूरी मिलती है। कोलकाता नाम का एक शहर छोड़ के बंगाल के किसी शहर को इसलिए लोग नहीं जानते हैं कि कलकत्ता के छाया में पलता है और कलकत्ता जो है वहाँ का भी जो वाणिज्य और इंडस्ट्री का वातावरण है मर रहा है। बंगाल के जो परंपरागत उद्योग थे, चटकल उद्योग, चाय बागान, ये सब मर रहे हैं। वहाँ 300, 400 लोगों ने आत्महत्या की है। तो पश्चिम बंगाल की तरफ झुकना होगा। तो मैं बजट को बिहारी होना होगा, बंगाली होना होगा, असमिया होना होगा, इसलिए कि कर्नाटक के लोग केंद्र सरकार के साथ एक आर्बिट्रेशन करके किसी तरह से
वो भले ही केंद्र में कोई शासन है और कर्नाटक में कोई शासन हो, क्योंकि एक बार भाजपा का भी शासन हो चुका है, लेकिन वो कर्नाटक के जितने राजनेता हैं वो केंद्र से अपने राज्य का हिस्सा लेकर के, आंध्र के और तमिलनाडु के लोग अपने राज्य का हिस्सा लेकर के डेवलप होते हैं। तो ये काम ये राज्य नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम लोग रोएंगे नहीं तो हमको नहीं पूछा जाएगा। तो मदर तो ऐसा नहीं करती है, अन्य लोगों के लिए लागू है। तो भारत के बजट में, भारत के प्लानिंग में, भारत के नीति आयोग में और राजनेताओं में बिहार, बंगाल, असम सेंट्रिक, उत्तर प्रदेश का भी अधिकांश इलाका सेंट्रिक होना, उड़ीसा सेंट्रिक भी होना, यह आवश्यक होगा। और इसका अभाव दिखता है, नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा बात बढ़ नहीं रही है। चलिए, ये सरकार ये चर्चा हुई थी कि पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के विकास के लिए उन्हें हरित क्रांति, जब दूसरी हरित क्रांति होनी है तो पूर्वोत्तर राज्यों में होगी। ये घोषणा पहले हो चुकी है, अमूमन मनमोहन सिंह की सरकार के समय ही हो गई थी। बाद में ये सरकार आई तो इसने इसको बढ़ावा दिया, कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में हरित क्रांति होगी, लेकिन उस बारे में अभी तक की 3-4 बजट में कोई ऐसी खास चर्चा हुई। पूर्वोत्तर से आप है नॉर्थ ईस्ट, हाँ, हम तो पूर्व हैं, उत्तर नहीं, बिहार, ठीक है। लेकिन अगर पूर्व की, तो आप हरित क्रांति की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें अभी नई बात जोड़ लीजिए कि हरित क्रांति के पंजाब के जो अनुभव है उसके निगेटिव्स भी हैं। बहुत पानी जमीन से निकाल रहे हैं, बहुत पानी ये मैंने जो कैश प्रोडक्ट से ले रहे हैं, खेती की डाइवर्सिटी खत्म है। तो स्वामीनाथन एमएस स्वामीनाथन वो अभी भी हैं और सरकार के साथ भी रहे हैं, योजना बनाने में भी रहे हैं, की चर्चा होती है। तो एमएस स्वामीनाथन अब वर्षों तक हर साल हरित क्रांति के से कितना आत्मविश्वास आया ये लिखते थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से कम वो ये लिख रहे हैं कि अब हरित क्रांति के लिमिटेशंस आ गए हैं, इसलिए अब एवरग्रीन रिवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति, जिसमें हरित क्रांति के जो दुष्परिणाम है उनसे सावधानी और इसीलिए और उसी में ये वर्मी कल्चर, उसी में गंगा के किनारे जो ऑर्गेनिक खेती की बात है, वो तो बहुत स्वागत योग्य काम है। सचमुच अगर ऐसा करते हैं बहुत ही स्वागत योग्य। एकमात्र प्रदेश भारतवर्ष में है जो ऑर्गेनिक खेती पर ही चलता है, दावा करता है। छोटा सा प्रदेश है सिक्किम। अगर गंगा के दोनों इलाके में जो कि खेती का इलाका है अगर ऑर्गेनिक होने लगे, तो यहाँ अभी संयोग से गरीब किसान ऑर्गेनिक खेती में होता है कि मैंने कम पूंजी में खेती करना और अच्छा उत्पादन देना संभव होता है। तो ये अच्छा चलिए, बिहार को निराशा इसलिए लगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये लगातार इधर हाल के दिनों में और ये आंदोलन उनका तेज हो गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, तभी इस राज्य का विकास हो पाएगा। लेकिन विशेष राज्य की दर्जे की बात छोड़िए, बिहार के लिए कोई नई बात इस बजट में नहीं दिखी। वो अमूमन जो आम बजट में होती है वही बातें थी। तो बिहार, इसलिए राजद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को धोखा दिया। जेडीयू ने ये कहा कि बिहार को निराशा हाथ लगी है। हम उम्मीद करते थे कि विशेष राज्य के दर्जे पर कोई बातचीत होगी, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो चलिए, बिहार के लिए ये निराशाजनक बजट राजनीतिक दल तो कह ही रहे हैं आमतौर पर, लेकिन जो हम शुरू में ही कह रहे थे कि नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या बात हुई इसमें, तो 80C के तहत निवेश और खर्चों के पुरानी 1.5 लाख की लिमिट, वो अभी वही है, 1.5 लाख की लिमिट है। और वर्क फ्रॉम होम वर्कर के लिए कोई स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेगा, नहीं हुआ। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये एक बात है कि वो उनको भी एक तरह से निराशा हाथ लगी। इनकम टैक्स के उसमें स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। सस्ते, चलिए मैं वही बता दूं, हाँ, इनकम टैक्स के मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये बजट को मोटा मोटी जो हम लोगों ने समझा, देखा, उसको अभी हमने आपको पेश किया। एक दिन के बाद कल हमारे साथ, कल नहीं परसों 3 तारीख को 2 वित्त के बड़े जानकार हमारे साथ बैठेंगे और जब खुलकर बजट सबके सामने होगा, सब लोग इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब हम लोग बजट पर एक और इस तरह की बातचीत शुरू करेंगे। इस टेबल पर हम लोग बातचीत करेंगे। आप बने रहिए विमर्श न्यूज के साथ, देखते रहिए विमर्श न्यूज। अभी आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, आपको हम ये आग्रह करेंगे कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि हमारे वेबसाइट पर भी जाइए, हमारे वेबसाइट पर जाइए और वहां भी आपको अच्छी खबरें पढ़ने को मिल सकती हैं। अच्छे स्तंभ हैं, अच्छे लेख हैं, वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज। अभी तक के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।
ये प्रोग्राम कितना देर बाद आप YouTube पर भेजेंगे? नहीं, ये तो आपसे थोड़ी देर के बाद ही, मैंने 5 मिनट के अंदर ही ये कार्यक्रम YouTube पर लोड हो जाएगी, आप जाके वहां भी देख सकते हैं। तो देखते ही विमर्श। मैं भी चाहता हूँ कि YouTube पर लोग जी। देखें, इसलिए कि उसको बहुत छिटपुट बात नहीं माननी है। हाँ, पर हाँ। जितनी बातें मैं सुन रहा हूँ, हाँ। आपने जितनी बातें उठाई, बहुत ही फंडामेंटल ढंग से जी। बातें आज उठाई गई हैं। इसलिए लोगों को अवश्य इस पर 1 घंटा और बिताना चाहिए जो नहीं देखे हैं। चलिए, नमस्कार।